स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की एक मौलिक आवश्यकता है, फंडामेंटल नीड है। हम सब लोग जो हैं फ्री रहना चाहते हैं। पराधीनता अर्थात दूसरे के अधीन और स्वतंत्रता अर्थात अपने ऊपर अपना शासन, अपना खुद। आप एक बार तुलना करके देखो कि अनुशासन के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में जब हमारे ऊपर छोटी मोटी पाबंदियां लगाई जाती हैं, भले ही वो मेरे लिए कितना भी हितकर क्यों ना हो, कितना भी यूजफुल क्यों ना हो, हमें बड़ी परेशानी होती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कसमकस चल रहा होता है। आप सोच के देखो कि जब देश के ऊपर पराधीनता होगी, देश दूसरे के अंडर में रहा होगा, उस समय लोगों के जनमानस की क्या स्थिति रही होगी या कितना मुश्किल स्थिति रहा होगा। आप इस बात से उसकी तुलना करके देख सकते हो। भारत को स्वतंत्रता जो है बड़े लंबे अरसे के संघर्ष के बाद मिला है। बड़ा पुराना इतिहास है हमारा आज़ादी का, काफ़ी लोगों की कुर्बानियाँ लगी हैं। महाराणा प्रताप हमारे 1500 ईस्वी के आसपास के रहे हैं। 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को प्रिवेंट करने के लिए, जिसे अभी हम लोग मराठवाड़ा, जिसे अभी हम लोग मेवाड़ का क्षेत्र बोलते हैं, उन्होंने जो है कहा जाता है कि वो जंगलों में रहे थे और घास की रोटियां तक खाई थी। उस समय पर अकबर स्वयं युद्ध के लिए जब आया था तो उसने तकरीबन 2 लाख सैनिकों को लेकर के आए थे, और वो महाराणा प्रताप जो जंगलों में रहा करते थे, घास की रोटियां खाते थे, उस 2 लाख के सैनिक में से केवल 20,000 सैनिक उसके बच पाए और अकबर को हार करके वापस जाना पड़ा था। हमारे देश पर आक्रमण जो है 2-2.5 हजार वर्षों से चला आ रहा है। शकभूम से लेकर चंगेज खान, सिकंदर, सबने भारत पर आक्रमण किए। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि उसी पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा पत्थर मारा जाता है जो फलदार वृक्ष होता है, जिसमें फल आ रहे होते हैं। इससे हमारी विविधता, हमारी संप्रभुता समझ में आती है कि हम कितने महान रहे होंगे कि हर बार भारत के ऊपर ही लोगों ने जितना आक्रमण भारतवर्ष ने सहा है, शायद ही विश्व का कोई और देश होगा जिसके ऊपर इतना ज्यादा आक्रमण किया गया हो। लेकिन हर एक दौर में कोई न कोई वीर, कोई न कोई भारत का सपूत ऐसा जरूर खड़ा होता चला गया जिसने कि उन आक्रमणकारियों से निरंतर संघर्ष करते रहे और देश को समय समय पर स्वतंत्र बनाते रहे। मोहम्मद इकबाल की सारे जहां से अच्छा गाना में कुछ पंक्तियां हैं और वो अक्षरशः सत्य लगती हैं। यूनान और मिस्र और रोम, यूनान और मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारे यहाँ पुर्तगीज आए समुद्री मार्ग से, फिर फ्रेंच आए, उनके साथ अंग्रेज भी आए, उन्होंने कॉलोनी बसाए। नीट का वो बच्चा भी एड्रेस में बोल भी रहा था, और धीरे धीरे उन लोगों ने जो है साम्राज्य स्थापित किया। कुछ अच्छी चीजें भी की उन्होंने, रेलवेज दिए, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विस दिया उन्होंने, इंजीनियरिंग की काफी टेक्नोलॉजी दे करके गए। बट जो सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों ने भारतवर्ष में करके गया वो रहा, हमें एक गुलामी की मानसिकता देकर के चले गए। मतलब कि उन्हें चूंकि हमारे ऊपर साम्राज्य करना था, हमारे ऊपर राज करना था, तो उनका ध्येय बड़ा सीधा सा था कि हमें जो है गुलाम पैदा करने हैं जो हमारी बातों को मान सके। वो गुलामी की मानसिकता बड़ी ही मजबूती से हम सब के लोगों के बीच में वो डाल करके चले गए, जिसका कि नुकसान आज भी देश को हो रहा है। ऐसे गुलामी के वातावरण में 1857 में एक आंदोलन पैदा होता है, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और उन लोगों ने, उन इतिहासकारों ने इसे गदर का नाम दिया था। गदर अर्थात रिवोल्ट, जिसे मतलब उनकी निगाहों में लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जो थे आज के दौर में कहो तो आतंकवादी के जैसे माने जाते थे, बट सच में देखा जाए तो वो उनके नजर में हो सकते हैं, हमारे लिए वो हमारे देश के वीर सपूत वीरांगनाएं रही हैं। दरअसल हमारा जो भारतवर्ष है हमेशा से ही अवतारों की भूमि रहा है, और अवतारों को मूलतः 3 क्राइटेरिया में बांटा जा सकता है। एक को संत बोलते हैं, दूसरे को सुधारक बोला जाता है, और तीसरे को शहीद बोलते हैं। संत वह व्यक्ति होता है जो केवल और केवल उपदेशों के माध्यम से नहीं, वरन अपने आचरण के माध्यम से आदर्शवादिता को लोगों के मन में प्रतिष्ठापित करता है। सामान्यतः ऐसी धारणा होती है कि आदर्श बातें केवल कहने और सुनने की चीज है, पर संत उस बिरादरी के लोग होते हैं जो उन बातों को चरितार्थ करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं कि इन बातों को भी सही में फॉलो किया जा सकता है। उनके ऊपर आदर्शवादिता धारण करके जनमानस के अंदर वो साहस पैदा कर सकते हैं और प्रेरणा देते हैं
यदि हमारी मनन स्थिति ऊंची रहती है तो कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, हम अपने आदर्शों से अडिग रह सकते हैं, आदर्शों पर टिके रह सकते हैं। स्वामी रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रमन महर्षि, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम इसी श्रेणी के अवतार के रूप थे जिन्हें कि हम संत कर सकते हैं। अवतारों की दूसरी श्रेणी आती है जिसे कि सुधारक कहा जाता है, जो कि आत्मनिर्माण के साथ साथ दूसरों को बदलने योग्य पुरुषार्थ और पराक्रम करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये एक हाथ में तो शास्त्र रखते ही हैं, पर दूसरे हाथ में शस्त्र भी होता है। यदि व्यक्ति का चरित्र अधिक ऊंचा होगा, साहस अधिक प्रखर होगा, पुरुषार्थ अधिक प्रबल होगा, तभी वह दूसरों को अभ्यस्त अनाचार से अलग होने और सही मार्ग पर चलने के लिए सहमत कर सकता है, विवश कर सकता है। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि कर्वे, भगिनी निवेदिता, B.R. अम्बेडकर इसी श्रेणी के अवतार हुए हैं। तीसरा श्रेणी आता है शहीद का। शहीद के रूप में हमारे जवान भगत सिंह मात्र 23 वर्ष के थे। जब आप कॉलेज पास आउट कर रहे होंगे उस समय आप तकरीबन 23 के एज को क्रॉस कर रहे होंगे। उनकी सोच कितनी ऊंची थी। आर्काइव में वो अवेलेबल हैं, कभी आपको मौका मिले जीवन में तो आप प्रयास करना भगत सिंह की विचारधारा को पढ़ने के लिए, उनके थॉट्स को पढ़ने के लिए। बचपन में जब वो खेत में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लकड़ियां बो रहे थे तो उनके पिताजी पूछते हैं कि हम तो मान लो धान डालते हैं, धान उगता है, गेहूं डालते हैं, गेहूं उगता है, तुम ये क्या कर रहे हो? भगत सिंह का जवाब आता है कि मैं जो हूँ बंदूकें बो रहा हूँ, इससे बंदूक पैदा होगा और अंग्रेजों को भगाएंगे। 8 साल का बच्चा, आप उनके थॉट प्रोसेस को, उनके साइकोलॉजी को इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके का जोश और जज्बा उनके दिल में रहा होगा। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, जिनका कि यही राजगुरु नगर जन्मस्थली है, उन्हीं के नाम पर अगर आपको यहाँ से प्रोग्राम कंप्लीट होकर जाते समय टाइम मिलेगा तो आप जा सकते हो। और तो कोई बहुत बड़ा पर्यटक स्थल जैसा तो नहीं विकसित हुआ, पर हाँ कोई शहीद इस भूमि से जन्म लिया है, उस भूमि को भी अगर हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तो बड़ी अच्छी बात होती है। राजगुरु, इसी तरीके से सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर फिलहाल में कारगिल युद्ध में शहीद हुए लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये सब लोग ऐसे रहे जिन्होंने कि अपना सर्वस्व समर्पण किया। कल भी और आज भी इसी विचारधारा के अवतार अपने राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं और तभी हम और आप चैन की नींद ले पाते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस पावन अवसर पर आपसे यही अपेक्षा है कि एक अंश में आप भी अपने अंदर के संत को, सुधारक को और शहीद को आजीवन जीवित रखना तो मजा आ जाएगा। संत अर्थात आज तक आपने आदर्शवादिता की ढेरों बातें सुनी होंगी, जाने अनजाने में, दबाव में आपने उसका पालन भी किया होगा और यह अनुभव भी किए होंगे कि उन सबसे लाभ ही हुआ है। पर अनफॉर्चुनेटली जब हम बड़े हो जाते हैं, सो कॉल्ड मैच्योर होने लगते हैं, तो हमें ये सारी बातें अनप्रैक्टिकल लगती हैं। हमें लगता है कि ये नहीं फॉलो हो सकता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये बातें कल भी प्रासंगिक थी, आज भी उपयोगी हैं और कल भी इनकी उपयोगिता यथावत बनी रहेगी। इसलिए आप उस राजमार्ग पर चलते रहना। सुधारक औरों के लिए ना सही, कम से कम अपने लिए सुधारक जरूर बनना, विशेषकर एक क्षेत्र में, और वह है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। बड़ा दुख होता है जब कॉलेज में बच्चे इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, और यह पीड़ा और अधिक होती है जब सुनता हूँ कि किसी बच्चे ने मल्टीपल स्कॉलरशिप लिए हैं और उन एक्स्ट्रा पैसे से पार्टी हो रही है जिसमें ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का भी अरेंजमेंट है। जरा कल्पना करके देखो, ट्रेन से कभी सफर कर रहे हो और किसी बच्चे की गरीब आर्थिक स्थिति को देख करके तेरा मन द्रवित हो जाता है, तुम उसको अपने जेब से 20 रुपए निकाल करके देते हो और वो बच्चा बगल में जाकर के गोल्ड फ्लेक लेकर के, और अगर आपके सामने स्मोकिंग करने लगता है, तुम्हें कितना रिग्रेट फील होगा और अपने डिसीजन के ऊपर, और साथ ही साथ तुम्हें लानत आएगी उस बच्चे के ऊपर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए 99% से ज़्यादा बच्चों ने ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं की होगी। एंड ट्रस्ट मी, जितना औरों से हमने सुना है, कोई विशेष टेस्ट नहीं होता है और हेल्थ के लिए तो कोई उसका यूटिलिटी है ही नहीं। और यदि नुकसान की बात की जाए तो आप में से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घरों में या पड़ोस में नशा के नुकसान को के प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे या आपने देखा होगा। आपसे ये अपेक्षा है कि आप अपने जीवन में इस कमजोरी को कभी शामिल मत होने देना। इस 18 से लेकर
25 तक का ज़्यादा एज होता है, 25 तक यदि तुम अवॉइड कर पाते हो तो शायद फ्यूचर में उसकी आदत लगने की चांसेस नहीं के बराबर होती है। बट इस उम्र में यदि किसी की आदत लगे तो उसको छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे आखिरी शरीर, संपूर्ण शरीर से तो नहीं पर हाँ शरीर का एक पार्ट ब्लड के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करके आप इस श्रेणी में खुद को शामिल कर ही सकते हो। प्रयास करना, कॉलेज से या उसके बाद जॉब में आने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 या 2 बार ब्लड डोनेशन में जरूर हिस्सा लेना। वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फिर से सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने वाले, टोटल परफॉर्म करने वाले सभी बच्चे को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।